वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 12 नवंबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में आप लोगों के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ आप लोग जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम फिल करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या स्टेट गवर्नमेंट के, उसमें पीटी ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया उसे भी हम लोग साथ देखते चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग युक्ति आईएएस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और महत्वपूर्ण कमेंट और सुझाव जरूर दें ताकि हम लोग उसके सहित टू वे कम्युनिकेशन स्थापित कर सकें। युक्ति आईएएस का ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। ऐप डाउनलोड करने से आप लोगों को बहुत सी चीज़ें अवेलेबल होंगी, जिसमें टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, वीडियो क्लासेस भी अवेलेबल है यूपीएससी स्टेट पीसीएस का। साथ ही साथ दैनिक जागरण के जो की नोट्स सीरीज चल रहा है उसमें आप लोग शामिल हो सकते हैं और की नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और इसका अंडरलाइन जो पेपर होता है उसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग निरंतर तैयारी करते रहिए। कल मैंने किसी का महत्वपूर्ण कार्यवर्ष नहीं कर सका था तो उसमें कुछ लोगों का कॉल आया था। बहुत अच्छा लगता है कि मैं जो टू वे कम्युनिकेशन स्थापित कर रहा हूँ उसमें आप लोग चीज़ों को समझ रहे हैं किस रूप से चीज़ों को कवर करना है। साथ ही साथ एक नोटिफिकेशन, कोई भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ता है अभ्यर्थी ऑल ओवर इंडिया में, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा महिला कैंडिडेट को किसी प्रकार का हरासमेंट किया जाता है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मैं आज बोल रहा हूँ क्योंकि कल ऐसी कुछ घटनाएं घट गई थी जिस पर मैंने एक्शन लिया। उस अभ्यर्थी का एफआईआर दर्ज हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी कैंडिडेट जो पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं, पढ़ने के लिए आइए, सारे मटेरियल अवेलेबल कीजिए। किसी भी महिला कैंडिडेट के पर्सनल नंबर पर कॉल नहीं करना, मैसेज नहीं करना, किसी भी प्रकार का हरासमेंट का डॉक्यूमेंट नहीं शेयर करना है, मैसेज शेयर नहीं करना, नहीं तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई ली जाएगी। एफआईआर डायरेक्ट दर्ज कर, मैं उन कोचिंग संस्थानों या उन लोगों की तरह नहीं है जो इस प्रकार के महिला उत्पीड़न के लिए कुछ नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं एक्शन लूँगा। इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए, नहीं तो चीज़ें आप लोग स्टडी लाइक नहीं बचिएगा। अगर इस प्रकार के कुछ होते हैं मनचले लोग जो अपनी चीज़ों को पूर्ति करने के लिए इस प्रकार के काम और गतिविधि करते हैं, पर उसके कारण सभी को दोषी नहीं किया जा सकता है, पर उन लोगों को मैं टारगेटेड कर देता हूं कि जो लोग इस प्रकार के रवैये से अगर युक्ति आईएएस के किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं और महिला अभ्यर्थियों के साथ उत्पीड़न के रूप में कुछ रूप से काम करते हैं, सीधा से एक ही लाइन में समझिए कि फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग आप लोगों को दे रहा हूं। इस पर कोई भी मेरे ग्रुप से आप बाहर निकल जाइएगा। मैं वॉच करवा रहा हूं सभी को, अगर किसी भी इस प्रकार की गतिविधि में पाए गए तो उस पर एफआईआर डायरेक्ट होगी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, होती इस प्रकार की घटनाएं, और जो महिला अभ्यर्थी के साथ हुआ उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। आगे से इस पर सख्त नज़र, और किसी भी महिला को इस प्रकार के किसी भी प्रकार का मैसेज आता है, कॉल आता है, मुझे डायरेक्ट सूचित कीजिएगा। मेरा नंबर सभी लोगों के पास है तो डायरेक्ट मुझे सूचित कीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए ये न्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोग के लिए। इंटरव्यू ओरिएंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ हो जाएगा मेंस में। तो चलिए इसके दूसरे पार्ट से पूछा जाता है जिस पर मैंने 4 नवंबर 2022 को चर्चा कर चुका हूं। और किसी भी क्षमादान की शक्ति किस रूप से राष्ट्रपति और राज्यपाल को है, दोनों की कितनी शक्तियां किस रूप से दी गई, सभी डायग्राम उसके एस्पेक्ट को मैंने चर्चा कर लिया हूँ मेंस के दृष्टि से। पर आज के न्यूज़ में आपको पीटी में केवल इनके राजीव गांधी हत्याकांड से संबंधित जो घटनाक्रम उसके बारे में पूछा जा सकता है, और इसमें आपको इंटरव्यू में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से क्रिएट हो सकता है। आपके आइडियोलॉजी को डेवलप करने के लिए, आपके आइडियोलॉजी को समझने के लिए इंटरव्यूअर आपसे प्रश्न यहाँ से करेगा। तो ये जो टॉपिक है आपको इसका मेन पार्ट जो अंदर का है, जो मेंस में पूछेगा आपको, जो मैंने पहले बता दिया हूँ, पर इस सज़ा माफ़ी से आपको जो इंटरव्यू में प्रश्न पूछेगा या मेंस में, तो यूपीएससी के जीएस पेपर 2 संघ और राज्य की कार्यपालिका के बीच जो शक्तियां और जो संबंध है उसके संदर्भ में और क्षेत्राधिकार के संबंधित जो टॉपिक है उसमें ये न्यूज़ कवर होता है। तो और स्टेट पीसीएस वाले इस टॉपिक से अपने सिलेबस को टैली कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। मामला क्या है इसे पहले देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को कवर करेंगे। और इस न्यूज़ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं
सज़ा माफ़ी से 4 नवंबर का वीडियो आप लोग जो स्टूडेंट देखे हों उनको समझ में आ गया हो किस रूप से चीज़ों को कवर करना है। और जो नए नए अभ्यर्थी अभी जुड़ रहे हैं हमसे और जो नए हैं तो 4 नवंबर का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोग सारे डायग्राम डायलेमा जो भी है इससे संबंधित आप समझ जाएं। देखिए, पहले फांसी, फिर उम्र कैद और फिर रिहाई दी गई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्या की कहानी यही यहाँ तक है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अर्थात कल ही बोला उनके द्वारा बोला गया कि राजीव गांधी की हत्या के दोषी सभी 6 लोगों को समय पूर्व रिहा करने का आदेश दिया गया। ये हैं नलिनी श्रीहरन, साथ ही साथ RP रविचंद्रन, रॉबर्ट पेस, S राजा उर्फ संतन, श्री हर्ष उर्फ मरुगन पहले भी चर्चा में रहे थे, और जय कुमार। तो मरुगन के संदर्भ में मैंने पहले भी चर्चा किया हूँ एक बार, राजीव गांधी हत्याकांड के संदर्भ में जो मरुगन को जो छूट दी गई थी उसके संदर्भ में। साथ ही साथ जो हाल ही में 4 नवंबर को जो क्षमादान की शक्ति दी जा रही थी उसके संदर्भ में मैंने बातें की थी। तो दोनों डायलेमा को आप यूज़ कर लीजिएगा, उसको टैली कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में आप चीज़ों को समझ लीजिएगा। देखिए, ये शक्ति होती है राज्य एजेंसियों के पास कि वो किस रूप से कार्य और कर्म कर रहा है किसी नियम के संदर्भ में। देखिए, आपको 2-3 चीज़ें मैंने बताया था। राष्ट्रपति किस स्थिति में किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, सारे एस्पेक्ट को मैंने कवर किया था। साथ ही साथ राज्यपाल किस स्थिति में किसी व्यक्ति विशेष को क्षमा कर सकता है, इसके जो सज़ा की जो प्रकृति उसको चेंज कर सकता है, उसके डायलेमा को मैं बताया था। साथ ही साथ न्यायपालिका इसके संदर्भ में क्या निर्णय ले सकती है, किस स्टैंड को क्रिएट कर सकती है, तो सभी डायलेमा को मैंने 4 नवंबर को कवर कर दिया। बस आप लोग को क्या करना है, राजीव गांधी जी के संदर्भ में जो बातें उभर कर आई हैं ना उसको आप लोग कवर कर लेना। और साथ ही साथ ध्यान रखना यहाँ है कि जेल के दौरान अच्छा आचरण के दौरान ये रिहा किया गया। हाल ही में मैंने विकलिस बानो केस के संदर्भ में कुछ चर्चाएँ की थी, जब ये घटनाक्रम हुआ था, जब वहाँ उनके संदर्भ में बातें, तो वहाँ पर जो प्रकृति है और यहाँ पर प्रकृति दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। हालांकि नियम एक ही है पर आचरण की प्रकृति अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। जो नियम इस मामले में लागू हो रहा है और विकलिस बानो के मामले में, अब विकलिस बानो का जो केस है जो इससे संबंधित सज़ा माफ़ी जो दी गई है उसका भी वीडियो बना हुआ है, तो आप लोग ज़रूर जाके देख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। और जो चीज़ें हो चुकी है एक बार उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, बस ध्यान रखना जो मैंने एक्ट आप लोगों को बताया है वही एक्ट बार बार रिपीट होगा। 142 अनुच्छेद यहाँ रिपीट हो रहा है। देखिए, पेराविलन के कोर्ट ने पेराविलन जो है उनके संविधान के 142 से अनुच्छेद विशेष शक्तियाँ प्राप्त करते हुए रिहाई के संदर्भ में बातें की गई हैं। और साथ ही साथ अनुच्छेद 161 की भी चर्चा हुई। तो ये क्या है आप लोग मैंने पहले भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा पर उसके फैसले यानी राज्यपाल के फैसले के संदर्भ में अनुच्छेद 61 के तहत माफ़ी देने के मामले में राज्यपाल द्वारा लंबे समय तक लटकाए रखने के लिए कोर्ट न्यायिक समीक्षा कर सकता है। तो न्याय में देरी से संबंधित 4 नवंबर को मैंने इस पर न्यूज एनालिसिस किया है, तो आप उस सारे डायलेमा को देख लीजिए जो अभी तक नहीं देखे, और जो देख चुके हैं बस क्या करना उनको है 4 नवंबर वाले पार्ट में जाइएगा और इसे की अपडेट कर लीजिएगा। इसे जो नया अपडेट हुआ है 161 और 142 के संदर्भ में, तो आप लोग समझ गए क्या करना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और फास्ट फॉरवर्ड में अब काम होगा सारी चीज़ें। आप लोग मैंने आपको बोला था कि अब न्यू वर्जन में हम लोग पहुँच रहे हैं, तो अब चीज़ें फटाफट की जाएगी। अब जो 2-3 महीने से लोग हमसे जुड़े हुए हैं, लगातार न्यूज एनालिसिस कराया जा रहा है, तो आप सारे लोग एक्टिव मोड में हो जाइए। देखिए, कल एक चीज़ और भी है, यूपीएससी जीएस पेपर 1 जिसमें दक्षिण भारत के इतिहास और विरासत संस्कृति से संबंधित टॉपिक को ये न्यूज़ कवर कर रहा है। तो क्यों कवर कर रहा है? इतिहास में देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो आप लोग को समझनी चाहिए। वर्तमान में कोई भी घटना हो रहा है ना, उसको हिस्ट्री के पार्ट में कवर कीजिए। हिस्ट्री देखिए क्या हो रहा है, उससे कौन से रिलेटेड। मान लीजिए कोई देश का प्रधानमंत्री कहीं क्षेत्र में जा रहे हैं, किसी क्षेत्र में क्या विरासत है, क्या संस्कृति उसको कवर करना। जैसे मान लीजिए आप गुजरात चुनाव है वहाँ जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं, तो देखिए हाल में कौन से ऐसे ऐतिहासिक तथ्य जो आपको एग्ज़ाम ओरिएंट है। जैसे गुजरात में जाएंगे तो बहुत सा गुजरात में ऐसे स्थल है जो आपके हिस्ट्री के पार्ट में कवर करता है। जिन क्षेत्र में जा रहे हैं क्या उन क्षेत्रों में कुछ हिस्टोरिकल स्पेस है, जहाँ पर प्लेस है जहाँ पर हम लोग
हिस्ट्री के टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो देखिए कोई मंदिर ऐसा है या तो कोई ऐसा स्थल है, युद्ध का स्थल है, तो देखिए होता क्या है जानते हैं, कोई शासक प्रशासक का कोई क्षेत्र है। अगर इस प्रकार के करेंट से चीज़ें अपडेट करके चीज़ों को कवर के वो लगातार आपको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। और लगातार यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, राष्ट्रपति के दौरे और प्रधानमंत्री के दौरे से संबंधित क्षेत्रों से रिलेटेड प्रश्न पूछता है। जैसे आप उड़ीसा गया, उड़ीसा कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जाते हैं, वहाँ पर उड़ीसा में पुरी मंदिर है, पुरी से आपको संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। या उड़ीसा में बहुत से जनजातीय आंदोलन हुए हैं तो वहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है। ऐसे ही देखिए चीज़ों को कवर करना, और ये लगातार प्रश्न पूछता है। देखिए यहीं पर 108 फीट ऊँची बेंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु केम्पेगौड़ा के कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसे नाम दिया गया स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो इसे याद रखिएगा इस टर्मिनोलॉजी को, और आप लोग बताइए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किनके नाम पर रखा गया, किन महापुरुष के नाम पर रखा गया, और उनके मूर्तिकार कौन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सभी जो अभ्यर्थी मेरे रेगुलर अभ्यर्थी हैं, प्रयास कीजिए वो आंसर देने के लिए। इसी प्रकार के पीटी फैक्ट आप लोगों को प्रश्न में पूछ देगा, चीज़ें आती हैं। तो आप जब मैं प्रश्न जो पूछा हूँ उसका आंसर दीजिएगा आप लोग। मूर्तिकार का नाम क्या है? चलिए देखिए यहाँ पर चीज़ें देखिएगा, 2 अनावरण किया गया था केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टियर 2 का, उसी में बातें की गई है। 2-3 चीज़ें याद कीजिएगा, यहाँ से बात निकल के आ रही है, जिसमें कवच का नाम आया है, प्रणाली जो स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली जो ट्रेनों में लगाई जा रही है वो उसकी। और यह देश का 5वां वंदे भारत ट्रेन होगा, जो वंदे भारत ट्रेन का भी अनावरण कल किया गया, दक्षिण भारतीय लोगों को सौगात एक दिया गया। तो 5वां है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि प्रथम जो वंदे भारत जो ट्रेन था कहाँ से कहाँ तक का सफ़र तय की थी या शुरुआत की गई थी। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न लगातार स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं। और देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें और भी याद रखना आप लोग को। क्या याद रखना है कि हाँ आ जाइए, इस प्रतिमा के स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है समृद्धता की मूर्ति, उनके मूर्तिकार राम वन जी सुतार हैं। तो इस सुतार का नाम आप लोग याद रखिएगा, इस मूर्तिकार जी का नाम, क्योंकि लगातार ये 2-3 ऐसी मूर्तियां अनावरण की बनाए हैं जिनका राष्ट्रीय स्तर पर नाम आया है। तो वो क्या है अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो मैं प्रश्न पूछा हूँ उनसे भी रिलेटेड जुड़े हुए लोग हैं, इनका नाम जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए राम जी सुतार, 2-3 पीटी फैक्ट यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम में या स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में। केम्पेगौड़ा किस रूप से महत्वपूर्ण थे, तो मैं अभी चर्चा करूंगा उस पर की पॉइंट के रूप में। साथ ही साथ आपको ऑप्शन दे के भी पूछ सकता है, और साथ ही साथ स्टेट पीसीएस जो होता है वहाँ पर तो डायरेक्ट आपको प्रश्न कवर होगा। चलिए इसके संदर्भ में लोग बात करते हैं। देखिए ये नाद प्रभु जो हिरैया केम्पेगौड़ा इनका पूरा नाम था, को केम्पेगौड़ा के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले इनका पूरा नाम जानिएगा आप लोग। केम्पेगौड़ा विजयनगर साम्राज्य के अधीन एक सरदार थे। अब हमें कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, किस वंश से थे। संस्थापक जो थे ना, पहला तो संस्थापक का नाम और वो किस वंश से जुड़े हुए थे, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य के अधीन एक सरदार थे। 16वीं शताब्दी में बेंगलुरु के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं, इनको माना जाता है। और मोरासू गोंड वंश के वंशज थे ये केम्पेगौड़ा। याद रखिएगा, ये सब पीटी फैक्ट में पूछा जा सकता है, ऑप्शन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में। केम्पेगौड़ा को अपने समय में सबसे शिक्षित और सफल शासक के रूप में माना जाता है। तो आप लोग इनको इस रूप से जानिएगा। मोरेसू जो गोंड वंश के वंशकों के उत्तराधिकार के संदर्भ में या उत्तराधिकारी होने के नाते येलहंका नाडु प्रभु के रूप में इनको शुरू हुआ, इनका एक टर्मिनोलॉजी यूज होता है, तो इसे याद रखिएगा। येलहंका नाडु प्रभु के रूप में इनका शुरुआत होता है, शुरुआती जीवन। वर्ष 1537 में केम्पेगौड़ा बंगलुरु के शहर आधुनिक बनाने की कोशिश किया, कई झीलों और अन्य निकायों का निर्माण किया, जल निकायों का। तो 1537 से ये काम करना शुरू करते हैं। और साथ ही साथ केम्पेगौड़ा धर्मशास्त्र, साहित्य, व्याकरण, दर्शन, हथियारों के इस्तेमाल के विशेषज्ञ थे। इनके बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये सब चीज़ें आप लोग को होना चाहिए कि होता है ना
जब कोई भी घटना घटता है ना, तो कोई भी चीज़ें आपके आसपास होती है तो उससे संबंधित चीज़ें प्रश्न पूछी जा सकती है। तो इसके बारे में कम से कम न्यूनतम ज्ञान आप लोग को तो होना ही चाहिए ना, इसीलिए ये न्यूनतम ज्ञान आप लोग को दिया जा रहा है। साथ ही साथ ये समाज सुधारक थे, तो जिनके रूप में इनकी प्रसिद्धि मिली हुई है। केम्पागौड़ा ने मोराराजू वकालिगास एक अनिवार्य रिवाज था, याद रखिएगा, हिस्ट्री में ये पूछा जा सकता है। बंदी देवारू, याद रखिएगा, दक्षिण भारतीय नाम है यह। बंदी देवारू के दौरान अविवाहित महिला के बाएं हाथ की अंतिम 2 उंगलियां काटने की प्रथा को प्रतिबंधित किया था। मोरारासू वकालिगास, या इनका 2 नाम से याद रखिएगा, मोरारासू वकालिगास और एक बंदी देवारू, ये 2 नाम है जिनका संबंध क्या था, अविवाहित महिलाओं जो कभी विवाह नहीं करते थे उन महिलाओं को उनकी जो बाएं हाथ की उंगली थी अंतिम 2 उंगलियों को काट दिया जाता था। इस प्रथा के अनुसार कहीं न कहीं समाज में यह बहुत ही इस प्रकार के रिवाजों को जो हमारे समाज सुधारक है वो ठीक करना चाहते थे। या तो पहले देखिए साउथ में एक स्तन टैक्स चलता था ब्रेस्ट टैक्स, तो उस पर भी मैंने चर्चा किया था पहले। तो क्या होता था उसमें कि अतिरिक्त दिया जाता था, टैक्स लिया जाता था ब्रेस्ट के जो महिला उभार होता उसमें। तो देखिए उसी प्रकार की एक जाति सूचक महिला सूचक जो कुप्रथा था उसे समाप्त करने के लिए ये प्रयास करते हैं। और ये देखिएगा आपके जाने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सी प्रथा किससे संबंधित है। तो अविवाहित महिलाएं, जो देखिए इसके कोई भी नियम कानून आता है ना, इसको वर्तमान के संदर्भ में अगर आकलन कीजिएगा तो वो गलत नजर आएगा, ठीक ना। तो मैं आपको क्या बोलता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट सभी के होते हैं। जब ये कानून आया होगा ना, जब ये नियम उस समाज प्रकृति में रहा होगा, तो उस समय के आइडियोलॉजी को समझिए कि लोगों की पहचान या इस प्रकार से जो कार्य किया जाता है उसका रीज़न क्या रहा होगा। रीज़न जहाँ तक चीज़ें उभर कर सामने आती हैं ना, तो अविवाहित महिलाओं को अगर पहचान के लिए कुछ चीज़ें क्रिएट किया गया होगा या इस प्रकार की चीज़ें लाई गई हो जिससे प्रथम दृष्टिया ही समझ में आएगी महिला अविवाहित है। अब मान लीजिए अविवाहित महिला भी अगर मुस्लिम में हो या तो इस प्रकार से हिंदू धर्म में हो या उस प्रकार तत्कालीन जो भी पंथ रहा होगा उसमें जो शादीशुदा महिला उसकी पहचान अलग ही हो जाती है। और विधवा महिला और अविवाहित महिलाओं की पहचान शायद एक ही रहती होगी, जिसके कारण अविवाहित महिलाओं की पहचान के लिए इस प्रकार के टर्मिनोलॉजी को यूज किया गया होगा। उस समय की बात मैं कर रहा हूँ जब ये प्रथा रही होगी। वर्तमान में दोनों आपको इस प्रकार कोई भी घटनाक्रम देखिएगा तो वो कहीं नारी उत्थान के संदर्भ में कुव्यवस्था नजर आएगा, पर उस तत्कालिक समय की आप विजुअलाइजेशन कीजिए कि समझ में आएगा कि नहीं। हो सकता है ये पहचान के क्रम में भी रहा होगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से कोई टर्मिनोलॉजी यूज़ हुआ उसका किस रूप से उपयोगिता रहा होगा, क्या यह सभी रूप से गलत था या नहीं था। देखिए वर्तमान पर्सपेक्ट में तो वो गलत नज़र आपको सबको हमें किसी को भी नज़र आएगा, पर कभी सती प्रथा किसी कारणवश किसी लोगों को वो बेस्ट उपलब्धि माना जाता था, उन लोगों के लिए नहीं। सती प्रथा हो जाना हमारे समाज में कहीं ना कहीं महिला पुरुष गठबंधन का जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ सनातन धर्म में है वो कहीं ना कहीं और भी सुदृढ़ हो जाता। पर उसी का एक एस्पेक्ट यह भी है कि सती प्रथा जब ज़बरदस्ती कराया जाता था तो ये कहीं इसका एस्पेक्ट दूसरे क्रम में चला गया। तो वही देखिए चीज़ें यहाँ पर है। तो आप लोग को ये समझना होगा कि किस रूप में क्या कौन सा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, तो आप लोग को ये रूप में जानना चाहिए और इस तरीके से भी आप लोग को आइडियोलॉजी समझना चाहिए। अब इसी तरह 56 वर्ष के जो शहर का ये निर्माण करने शासन किए हैं बेंगलुरु में, और केम्पेगौड़ा की मृत्यु 1569 में हो गया। परंतु अपनी विरासत और बेंगलुरु पर प्रभाव वर्तमान तक इनके प्रभाव देखने को मिलता है। मैं बेंगलुरु गया था तो वहाँ पर इनके प्रभाव देखे हैं, इनके विभिन्न कलाकृतियाँ को अच्छी तरीक़ा जो लोग बेंगलुरु में रहते हैं जानते हैं इन सब चीज़ों को। अब देखिए एक मूर्तिकार का एक नाम आया, राम वनजी सुतार। इनको बेहतर तरीके से याद रखिएगा, इनसे रिलेटेड बहुत से प्रश्न आपसे पूछा जाए। जैसे मूर्तिकार है, पद्म भूषण पुरस्कार इनको दिया जा चुका है वनजी आपको सुतार जी को। यह 108 फीट मूर्ति का डिजाइन किए। इनके
कैंपेगौड़ा का। साथ ही साथ सुतार ने गुजरात के जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना बेंगलुरु, उनके भी महात्मा गांधी, साथ ही साथ विधान सौध में जो महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किया गया, उनका भी अनावरण बनाया गया इन्हीं के द्वारा। अनावरण के अग्रदूत के रूप में राज्य भर में 22,000 लोग जगहों मृतक पवित्र मिट्टी को एकत्र किया है इनके द्वारा। कैंपेगौड़ा के संदर्भ में ये सब चीज़ें याद रखिएगा। और मूर्ति का जो 4 टावर है ना, 4 टावरों में से एक नीचे एक मिट्टी की प्रतीकात्मक रूप से मिश्रण किया गया है। तो ये सब चीज़ें आपको इस मूर्ति का, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिएगा। 2 चीज़ें, यूनिटी ऑफ जो स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्हीं के द्वारा बनाया गया, कैंपेगौड़ा का मूर्ति जो है इन्हीं के द्वारा बनाया गया, और महात्मा गांधी की प्रतिमा जो हाल ही में चर्चा में रहा था, आपको इनके द्वारा ही निर्माण किया गया है। तो अब देखिए, आपको ये पीटी इंटरव्यू के लिए, पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट एक महत्वपूर्ण न्यूज़ यह भी है। यह लगातार आपको चर्चा 2 वर्ष से है, क्योंकि सूची में भारत था तो सूची से बाहर निकाला गया, निगरानी सूची से। तो ये जो टॉप न्यूज़ है वो आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 2 और 3 भारतीय हित जो प्रभावित होते उस टॉपिक पेपर 2 में आएगा, और पेपर 3 पूंजी बाजार से संबंधित विदेशी जो व्यापार है, आयात निर्यात, उससे संबंधित टॉपिक में कवर करेगा। तो आप इसे देख लीजिएगा, चीज़ों को इस रूप से पूछा जा सकता है आप लोगों को, और साथ स्टेट पीसीएस वाले अपने सिलेबस से टैली कर लेंगे। चलिए पहले हम इसके न्यूज़ को देखते हैं, उसके की पॉइंट को देखेंगे। देखिए यहाँ पर बात की गई है कि अमेरिका ने भारत सहित इटली, मैक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम को प्रमुख व्यापारिक भागीदार की मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया। तो पहले तो पीटी में याद रखना है किन को हटाया गया है, ठीक है, और वर्तमान में कौन कौन से अभी भी इसके हिस्से में है। तो इस हिस्से में करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट जो है, निगरानी सूची, मुद्रा निगरानी सूची, भारत पिछले 2 साल से इस सूची में था, 2020 से इसमें था। यह कदम ऐसे समय उठाया जब वित्त मंत्री जेनेट एलेन भारत के दौरे पर है, और अभी इस सूची में 7 देश है, जिसमें चीन है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, जर्मनी है, मलेशिया है, सिंगापुर है और ताइवान है। ऐसे 7 अर्थव्यवस्थाएं जो अभी भी इस निगरानी सूची में है। क्या निगरानी सूची अभी मैं आगे चर्चा करूंगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक विनिमय दर नीतियों की रिपोर्ट के जरिए अमेरिका उन देशों के बारे में बताता है जो व्यापार में फायदा हासिल करने के लिए अपनी मुद्राओं के भाव में जानबूझकर प्रभावित करते हैं या अवमूल्यन कर देते हैं अन्य की मुद्रा डॉलर के मुकाबले। अपने मूल्य जो है, मान लीजिए रुपये का मूल्य घटा देंगे, येन का मूल्य घटा देंगे, इसी पर सभी मुद्राओं का मूल्य घटाकर आयात और निर्यात को प्रभावित करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर व्यापार से संबंधित है। और विदेशी मुद्रा में तेजी और मंदी लेकर चीन में अस्पष्टता की कमी, एक्सचेंज रेट पारदर्शिता में नहीं होने सरकार की निगरानी सूची में रखने का फैसला किया। स्विट्जरलैंड ने एक बार फिर तीनों मापदंडों को पूरा करने में सफल नहीं रहा, उसे भी करेंसी मैनिपुलेटर के तौर पर परिभाषित करने में पर्याप्त संकेत मिले हैं। यह भी प्रभावित करता है। तो कौन सा देश करेंसी मैनिपुलेटर है, अर्थात प्रभावित कर रहा है, ये टर्मिनोलॉजी आप लोग को याद रखना है। यह सब प्रश्न आपसे पीटी के लेवल पर पूछेगा। अब चलिए हम लोग मेंस के लेवल पर देखते हैं, इंटरव्यू लेवल चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि करेंसी मैनिपुलेटर क्या होता है, क्या चीज़ होता है, ठीक ना, ये क्या टर्मिनोलॉजी है, किस रूप से इसका उपयोग किया जाता है, इसे समझने की जरूरत है। तो करेंसी मैनिपुलेटर अमेरिकी सरकार द्वारा उन देशों को दिया जाता है जो दिया जाना एक लेबल या श्रेणी है या एक सूची है। ध्यान रखिएगा, जो जानबूझ के अनुचित मुद्रा प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं, उपयोग कर अपने डॉलर के मुकाबले उनकी मुद्राओं का अवमूल्यन करते हैं, अर्थात डॉलर के मूल्य में, डॉलर के अनुपात में अपने मूल्य को कम कर देते हैं। अवमूल्यन का नाम आप लोग सुनते होंगे ना, यही अवमूल्यन कर दिया जाता है, जिसके आधार पर विनिमय दर के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त होता है। जब हम लोग बिजनेस करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करें, तो जब एक्सचेंज होता है ना मुद्राओं के रूप में, तो उस समय आपको चीज़ें प्रभावित करने लगती। इस श्रेणी में यह माना जाता है कि विचाराधीन देश अन्य देशों को अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए कृत्रिम रूप से अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन करते हैं। देखिए, बाजार के रूप में प्रभावित होकर अगर रुपये का अवमूल्यन हो रहा है या मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर जानबूझकर किसी देश के द्वारा व्यापार लाभ के लिए मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है ना, तो इस प्रकार की श्रेणी के लिए आपको
अमेरिकी जो बाज़ार है, अमेरिकी सरकार क्या करती है, आपको मैनिपुलेटर का दर्जा देती है, श्रेणी देती है। नोट याद रखिएगा यहाँ पर, जब भी मुद्रा के अवमूल्यन के संदर्भ में, इस टर्मोलॉजी के संदर्भ में बातें की जाएंगी तो इसे याद रखिएगा। मुद्रा के अवमूल्यन के कारण उस देश के निर्यात की लागत काफ़ी कम हो जाती है। मान लीजिए रुपया है, 100 रुपया भी मान लीजिए डॉलर के हिसाब से, अभी 80 रुपये चल रहा, सॉरी 80 रुपये चल रहा, अभी मान के चलिए, एक सेकेंड में आपको भी कवर कर देता हूँ, 80 रुपये भी चल रहा है डॉलर के मुकाबले। किसी वस्तु को बनाने में अभी 80 रुपया खर्चा कर रहा है भारत, एक्स वस्तु को बनाने में, रुपये का अवमूल्यन कर दिया जाता है, मान लीजिए 70 रुपया कर जाता है, तो इसी एक्स वस्तु को अभी मूल्य कितना लग रहा है, 70 रुपया। जब इसे बेचेगा बाजार में, वास्तविक मूल्य 80 रुपया है, पर इसे बनाने में खर्च जो अवमूल्यन कर देने के बाद 70 रुपया हो गया, 10 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है निर्यातक को, जिसके लिए जानबूझकर निर्यातकों को लाभ पहुंचाने की ऐसी स्थिति की जाती है। पर डॉलर के मुकाबले इस मुद्रा का मूल्य वर्तमान में कितना है, 80 रुपया। तो यही टर्मोलॉजी हो जाता है कि नहीं, उससे लॉस हो जाता है विदेशी अमेरिकी निवेशक को, तो जिससे अमेरिकी जो उद्योगपति लोग हैं उनको लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए चीज़ें को डेवलप किया गया, इन टर्मोलॉजी को, तो ध्यान रखिएगा। एक व्यापार घाटा को कम हो जाता है, जिससे निर्यात बढ़ेगा और व्यापार घाटा कम हो जाता है। तो व्यापार घाटा के रूप में भी मुद्रा अवमूल्यन किया जाता है। तो 2-3 चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। पहला कि मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया जाता है, मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात की लागत को कम करने के लिए, जिससे निर्यात में बढ़ोतरी हो और व्यापार का जो घाटा है वो कम हो जाए, ये समान मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। पर आपको मैनिपुलेटर क्यों किया जाता है, करेंसी मैनिपुलेटर, आपको इसी के लिए मुद्रा का अवमूल्यन इस संदर्भ में कर दिया जाता है कि उसको जानबूझकर अनुचित मुद्रा प्रथा को डेवलप किया जाए, जिसके आधार पर हमें निर्यात हमारा बढ़े और आयात हमारा घटे, जिसमें आपको ध्यान रखना है चीज़ों को। इस संदर्भ में वॉच लिस्ट क्या है, निहरताएँ उसकी क्या है ये समझिएगा। करेंसी मैनिपुलेटर का वॉच लिस्ट जो होता है वो निहरताएँ अर्थात उसकी किस टर्मोलॉजी को ये यूज करता है, इसे आप लोग याद रखिए। यह प्रश्न बार बार आपसे पूछा जाएगा। अमेरिकी जो ट्रेजरी विभाग है के द्वारा अर्धवार्षिकीय रूप से रिपोर्ट जारी किया था, तो यहाँ पीटी फैक्ट आपको यहाँ से भी पूछा जा सकता है। ये कै वार्षिकी है, वार्षिकी है, अर्धवार्षिकी है, द्विवार्षिकी है, किस रूप का यह रिपोर्ट है, तो यह अर्धवार्षिकी अर्थात साल में 2 बार इसे जारी किया जाता है, जिसमें यह अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के विकास की गति को ट्रैक करता है, साथ ही विदेशी विनिमय दरों का निरीक्षण करता है। क्यों क्या करता है यह, विदेशी विनिमय दरों अर्थात एक्सचेंज जो रेट है उसे आपको यह तय करता है, यह लिस्ट रिपोर्ट। तो आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। साथ ही साथ मापदंड क्या तय किए जाते हैं इसके द्वारा, मापदंड किस आधार पर तय किए जाते हैं, जो भी देश अमेरिका के ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ट्रेड इन्फॉर्मेशमेंट एक्ट 2015 के तहत निर्धारित 3 मापदंडों में से 2 को पूरा करता है, उसे करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट में जारी करता है। तो किस एक्ट के तहत, 2015 के एक्ट के तहत कम से कम 2 को अगर पूरा कर, 3 लिस्ट दिया गया, कम से कम 2 को कोई पूरा कर लेगा ना तो उसे इस लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। तो ये मापदंड क्या है इसे देखिए। अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय अधिशेष बीते 12 माह की अवधि में कम से कम $20 मिलियन है। अगर उसका अधिशेष, मान लीजिए भारत का अधिशेष पिछले 12 माह में है ना $20 बिलियन से अधिक है, तो इसे इस लिस्ट में डालेगा। कारण क्या, यह वास्तविक रूप से इतना प्राप्त किया या किसी प्रकार का करेंसी मैनिपुलेशन करके यह प्राप्त किया है, तो इसे वॉच लिस्ट में डालने का प्रयास करें, निगरानी करना शुरू कर देगा कि किस प्रकार से द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष इस देश का हो गया है। इसी तरह सभी देशों के साथ वो करता है। साथ ही साथ और देखिए यह उस देश के है ना, अब ये सोचिए भारतीय दृष्टि से बहुत गलत बात है, गलत नहीं है, अपने देश क्षेत्र के लोगों को एक समान अवसर देना उस देश का प्राथमिक कर्तव्य भी है। भारत भी ऐसे कर सकता है, पर भारत में इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट है दूसरे नाम से किए जाते हैं। जैसे आप लोग देखते हो ना, मौद्रिक नीति आता है, उसमें मुद्राओं का जो चलन बढ़ाया जाता है, कुछ रेपो रेट, रेशियो रेट, रेपो रेट आप लोग घटाया, रिजर्व रेपो रेट घटाया जाता है, बढ़ाया जाता है,
SLR बेसल 1, 2, 3 के संदर्भ में चीज़ें अपडेट होती है। तो ये हमारा तकनीक है। पर अमेरिकी तकनीक यह कहता है कि जब जैसे ही अधिशेष होता है ना, तो आप लोग वॉच लिस्ट में आप कवर कीजिए से कि क्यों उसका हो रहा है, उस पर समीक्षा कीजिए। दूसरा क्या कंडीशन है, 12 माह की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद GDP में कम से कम 2% के बराबर चालू खाता अधिशेष जब हो जाएगा तो उसको भी इसे वॉच लिस्ट में लाइए, देखिए, उस पर नज़र निगरानी रखिए, क्या वो इस प्रकार के अवमूल्यन जानबूझ के कर रहा है या उसे वास्तविक रूप से चीज़ों को प्राप्त कर रहा है। साथ ही साथ तीसरा, विदेशी मुद्रा बाजार में एक पक्षीय हस्तक्षेप अर्थात 12 महीने के अवधि में कुल विदेशी मुद्रा शुद्ध खरीदे देश के GDP का कम से कम 2% हो तो 12 माह में कम से कम 6 माह तक ये लगातार विदेशी मुद्रा की खरीद की जाए। कहने का मतलब यह है कि किसी देश द्वारा एक साल के अंदर लगातार 6 महीना तक विदेशी मुद्रा खरीद रहा है तो उसे भी आप वॉच लिस्ट में लाइए, देखिए इसका वास्तविक स्थिति क्या है। तो कहने का मतलब यह लास्ट में है, क्या इस वॉच लिस्ट के जरिए है ना उसके वर्तमान स्वरूप की जांच की जाती है, उसके व्यापार क्षमता को, क्या व्यापार अधिशेष जो हो रहा है वो लगातार ये जो प्राप्त कर रहा है 12 महीने, क्या वो वास्तविक रूप से व्यापार अधिशेष है या क्रिएट किया गया है। तो इसे अमेरिकी वॉच लिस्ट इस रूप से चेक करती है। तो इसी प्रकार से चीज़ें नोट याद रखिएगा कि इस सूची में शामिल होना किसी भी तरह का दंड या प्रतिबंधों के अधीन नहीं होता है। आपसे प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है, यूपीएससी में इस प्रकार के टर्मोलॉजी को यूज करता है, इसी प्रकार के टर्मोलॉजी को यूज करके ऑप्शन बना देता है और आपको प्रश्न करता है कि वॉच लिस्ट के तहत शामिल देश को एक प्रकार का दंड या प्रतिबंध अधीन, इस प्रकार के आप लोगों को टर्मोलॉजी यूज कर देगा जो गलत होता है कथन। तो कथन याद रखिएगा, अगर इस प्रकार कोई लिस्ट अमेरिका जारी करता है इसका बिल्कुल यह मतलब नहीं होता तो उसे उस देश को किसी भी प्रकार का दंड या प्रतिबंध लगा रहा है या अधीन रख रहा है, बस वो वॉच करता है उस स्थिति को जो क्रिएट किया जा रहा है, जो भी देश क्रिएट कर रहा है। किंतु इसके कारण विदेशी मुद्रा नीति के संदर्भ में वैश्विक स्थिति बाजार में देश की छवि को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। अगर इस प्रकार की लिस्ट जारी कर देता है तो निवेशकों में या तो इस प्रकार जो एजेंसियां काम कर रही है उस देश पर छवि पर, मान लीजिए अमेरिका इस प्रकार कोई लिस्ट जारी कर देता है तो उसके जो संबद्ध एजेंसियां विश्व में है, जैसे इन्वेस्टर है या बहुत सारी चीज़ें टर्मोलॉजी यूज होता है ना व्यापार में, तो भारत को अगर इस लिस्ट में शामिल कर तो इसमें निवेशक कम आने लगेंगे। इस लिस्ट को देखना चाहेगा कि नहीं हो सकता है। देखिए हाल ही में मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जैसे अदानी ग्रुप का जो शेयर मार्केट है वो लगातार आपको बढ़ रहा है पर उसके व्यापार में जो व्यापार का जो आउटपुट है वो बढ़ नहीं रहा है, परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है। तो हो सकता है ये अडानी का जो शेयर मार्केट वैल्यू है वो क्रिएट किया गया होगा ना। ऐसे ही आप चीज़ समझिए कि इस प्रकार के लिस्ट में आने से उसे दंड या प्रावधान से संबंधित जोड़ के नहीं देख के उसके देश की छवि के रूप में देखा जाता है। तो आप लोग से कभी भी प्रश्न अगर पूछ दे कि यह क्या किसको डैमेज करता है तो किसी देश की छवि को, उसके स्टेटस को आपको प्रभावित करता है। तो इस चीज़ को कवर करना है आप लोगों को। साथ ही साथ भारत की स्थिति क्या है इसे आप लोग जानिए। भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति आप लोग को इस रूप से देखनी चाहिए कि भारत के साथ ताइवान, थाईलैंड को भी करेंसी मैनिपुलेटर के वॉच लिस्ट से शामिल किया गया था, जबकि 7 देश जो है चीन, जापान, कोरिया जो लिस्ट दिया गया है ये 2019-20 का भी डाटा इसमें दिया गया, इसलिए रीज़न इसके पीछे की शुरुआत वहीं से देखने, उससे पहले भी आपको चीज़ें हुई थी अपडेट, तो आपको ये लिस्ट याद रखनी चाहिए। जैसे 2020 में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की रिपोर्ट कह रहा था कि भारत और सिंगापुर विदेशी मुद्रा बाजार में निरंतर जो असहमति तरीके से हस्तक्षेप किया, किंतु वे करेंसी मैनिपुलेटर के रूप में चिन्हित लेबल के लिए जाने वाले अन्य आवश्यक मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं। भारत और सिंगापुर के बारे में कहा गया था कि हाँ वो करेंसी मैनिपुलेटर के रूप में देखे जा रहे हैं, चिन्हित किए जा रहे हैं, पर जो मापदंड है उसमें शामिल नहीं है, तो इसलिए इनको छूट दी जानी चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार भारत
बीते, यहाँ जितना लिखा गया, जिसने बीते कुछ कई वर्षों से अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष बनाए हुए रखा है और हाल ही में 20 बिलियन डॉलर की सीमा को पार कर गया। अर्थात भारत 20 बिलियन डॉलर अधिशेष में है आयात निर्यात के संदर्भ में व्यापार जो होता है, अर्थात हम निर्यात उससे ज़्यादा कर रहे हैं 20 बिलियन और उससे हम आयात बहुत कम मात्रा में कर रहे हैं, तो इसलिए इसे वॉच लिस्ट में जारी किया गया। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। जून 2020 में तक दोनों देशों के बीच व्यापार जो माल व्यापार अधिशेष था 22 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में चीज़ें और भी पॉजिटिव हुआ है। इसी के संदर्भ में वॉच लिस्ट में चीज़ें आ गई थी। जो 3 टर्मिनोलॉजी आपको मैंने बताया उस टर्मिनोलॉजी को याद रखिएगा। अब करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट में शामिल होने के बाद रुपये के मूल्य में अवमूल्यन हो सकता है, क्योंकि वह रिजर्व बैंक हस्तक्षेप करेगा और अपनी कुछ विदेशी मुद्रा बेच देगा। इसके संदर्भ में चीज़ें स्पष्ट होंगी। अब मुद्रा अवमूल्यन का आशय किसी अन्य मुद्रा के संबंध में एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि से होता है और यदि किसी देश की मुद्रा किसी अन्य देश की मुद्रा के सापेक्ष में अधिक मूल्यवान हो रही है तो वह मुद्रा अधिक मजबूत मानी जाती है। तो अवमूल्यन के संदर्भ में चीज़ें आपको कवर करना है, ये सब चीज़ें आपको पूछा जाएगा, तो आप इसको इसी रूप से देखेंगे और प्रश्न को कवर करना है। देखिए और दो तीन चीज़ें, 2 न्यूज़ है, उसके बाद हम लोग आज एनालिसिस उस संदर्भ में पहले भी किया जा चुका है। देखिए, भारत चुनौतियों से निपटने के लिए भारत अमेरिका सहयोग की बात कर रहा है और इकोनॉमिकल फाइनेंशियल पार्टनरशिप के रूप में ये चीज़ें उभर कर सामने आ रही है, जिसमें जो EFP है 9वीं बैठक उसकी हो रही है, जो 2010 से शुरू हुआ था। यह इकोनॉमिकल फाइनेंशियल पार्टनरशिप, जिसमें हम लोग अर्थव्यवस्था को एक बिंदु बनाकर उस पर काम करेंगे, टारगेटेड काम किया जाएगा। उसके लिए ये 9वीं बैठक हो रही है 2022 में। तो आपको इसके संदर्भ में जो चीज़ें उभर कर आ रही है, जिसमें क्या बोला जा रहा है, टैक्स को चोरी को रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग, वित्तीय आतंक के संदर्भ में बातें की जा रही है, सहयोग की बात की जा रही है, प्रोत्साहन की बात की जा रही है और वैश्विक सप्लाई चेन जो है उसे सुगम बनाने के लिए दोनों मिलकर काम करेंगे। और इकोनॉमिक फाइनेंशियल पार्टनरशिप की स्थापना 2010 में भारत अमेरिका के आर्थिक लेन देन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। ध्यान रखिएगा। देखिए, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें पहले भी उभर कर आई है। देखिए, मीटिंग होगा, मीटिंग होने के बाद कौन कौन से डायलेमा पर बात हुई, कौन कौन से बिंदुओं पर चर्चा हुई है, हम उसके एस्पेक्ट क्या सभी पर चर्चा हम लोग करेंगे। बैठक होने दीजिए, आराम से वेट एंड वॉच करते हैं। साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें बातें की गई, इसे डाटा देख लीजिएगा। कुछ खास नहीं, पहले वाली बातें की गई है कि अमेरिका ने कहा है कि वह गरीब और कम विकसित देशों पर अंतर्राष्ट्रीय कर्ज को कम करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेगा। अर्थात नया एक एस्पेक्ट लेकर आ रहा है अमेरिका भारतीय संदर्भ में कि एक सहयोगात्मक रूप से हम लोग आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। चलिए, नेक्स्ट है, कुछ पहले की भी न्यूज़ है, इसी के लिए आप लोग इसे कवर कीजिएगा, देख लीजिएगा। देखिए, ये न्यूज़ आप लोगों को जानकारी के लिए चाहिए। बस 2 प्रश्न यहाँ से PT फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है, अगर प्रयास रहा, नहीं तो इस प्रकार के प्रश्न लगभग नहीं ही पूछे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा। 2020 तक अमेरिका के गृह विभाग ने लगभग 1.8 लाख लोगों को तस्वीर फेशियल रिकग्नाइजेशन पायलट प्रोग्राम के तहत लीक होने की बात कही गई है। तो कहाँ से लीक हुआ, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी के तहत क्या होता है कि इस्तेमाल के तहत एक प्रकार का चूक और मामले सामने देखने को मिला है। फेशियल रिकग्नाइजेशन, जैसे आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, आपका फेशियल ट्रैक किया जाता है ना, फेस ट्रैक किया जाता है, उसी के संबंधित जो डाटा था वो लीक किया गया है। उससे आप लोग देखिएगा, ध्यान रखिएगा। ये सब प्रश्न कहीं कहीं पूछा जाए, जानकारी बख्श रखिएगा। और नीति आयोग के अनुसार FRT जो होता है प्रणाली फेशियल जो रिकग्नाइज सिस्टम है, वो क्या करता है, कई लागू करने से पहले कई सुरक्षा सुधार की जरूरत है। भारत में डाटा सुरक्षा को लेकर अभी अंतिम कानून नहीं बना है, तो डाटा के संदर्भ में जो बात लगातार चल रही है और डाटा सुरक्षा कानून के नीति आयोग की आशंका समाधान किया जाना चाहिए। संबंधित बहुत सी चीज़ें यहाँ पर कवर की गई है। पर यहाँ देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग
कि डाटा यात्रा प्रणाली, नीति आयोग के अनुसार यह है कि डाटा यात्रा प्रणाली के तहत बायोमेट्रिक फेशियल इमेज लेने की यात्री इजाज़त देता है। हालांकि इस इमेज का किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वह सरासर गलत होगा। जो डाटा प्रोटेक्शन की बात हो रही है उसके संदर्भ में, और डाटा प्रोटेक्शन का मैंने पहले भी चर्चा आप लोगों को कर चुका हूँ, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, कवर कर लिए डाटा प्रोटेक्शन होता क्या है, क्यों ज़रूरी है किसी व्यक्ति के लिए डाटा प्रोटेक्शन, और किस रूप से भारतीय डाटा प्रोटेक्शन के संदर्भ में सरकार काम कर रही है। तो इसके संदर्भ में आपको उस वीडियो को कवर कर लीजिएगा। बाकी चीज़ें आप लोगों को देखनी नहीं है, उसी से संदर्भित जुड़ा हुआ है। देखिए एक पीटी फैक्ट इससे याद रखिएगा, स्टेट पीसीएस और गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों को पूछा जा सकता है। रोजगार मेला जो लगाया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, जो 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया था, वो पहला रोजगार मेला कब था? 22 अक्टूबर को लगाया गया था। अब दूसरा 22 नवंबर को 45 स्थानों में रोजगार मेले लगाए जाएंगे, जिसमें से 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जब ये फर्स्ट सेकेंड को किस डेट को आया, इस प्रकार के डेट ओरिएंट आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे कवर कर लेना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। एमसीक्यू जल्दी शुरू होगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। 15 से या 16-17 से इस तरह का आप लोगों को कवर हो जाएगा, वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग एमसीक्यू, और डेली जो आंसर राइटिंग, और 68 जो बैच है ना, उसके लिए मेंस आंसर राइटिंग का भी आप लोगों को बैच स्टार्ट होगा। जो लोग इंक्लूड होंगे और जो केवल मेंस राइटिंग करना चाहते हैं, केवल मेंस राइटिंग, वो किसी कोर्स को परचेज नहीं करना चाहते, वो किसी अन्य संस्थान में पढ़ चुके या पहले भी पढ़ रहे हैं कहीं पर, और वर्तमान में भी पढ़ रहे हैं, तो उनको ध्यान में रखकर 68 बीपीएससी का जो टारगेटेड बैच के अतिरिक्त जो लोग रहेंगे, उनके लिए मेंस ओरिएंट आपको चीज़ें वहाँ कवर की जाएगी, और जो 68 बैच वाले हैं उसी में शामिल हो जाएंगे, उनका भी उसी के में कराया जाएगा। तो ध्यान ये रखना है कि आप लोगों को जल्द ही घोषणा किया जाएगा, और जो इसमें जो कॉपी इनोवेशन होगा वो जो पास आउट करके हमारे जो फैकल्टी उनके द्वारा किया जाएगा। जो अभी किसी न किसी पद पर हैं उनका जल्द ही लिस्ट जारी किया जाएगा, तो आप लोग वेट एंड वॉच कीजिएगा। देखिए आर्टिकल ये जो चित्र बना हुआ है कार्टून, जो इंग्लैंड और भारत का जो मैच हुआ उसके संदर्भ में चीज़ें स्पष्ट की, और कौन नहीं जाना किस प्रकार से भारत के खिलाड़ियों को जो मैच में इंग्लैंड का प्रभुत्व रहा था उस मैच में, तो उसी को दर्शाता है। इसका कुछ नहीं है, तो इसे अभी रहने दीजिए, ये सब एग्जाम ओरिएंट नहीं है। कुछ जो चीज़ें स्पष्ट करेगा, जब होगा तो हम विशेष चर्चा करेंगे। देखिए राजीव गांधी हत्याकांड के मामले में कुछ यहाँ से आप लोगों को की पॉइंट उठा लेना। जैसे 21 मई जो था 1991 को राजीव गांधी जी की हत्या कर दी जाती है, आत्मघाती बम से, मानव बम से हमला कर दी जाती है। उसी में देखिए 19 वर्षीय एजी पेरारीवलन जो था उसको गिरफ्तार किया जाता है, और टाडा के तहत मामला दर्ज किया। और टाडा क्या था मैंने आप लोग को क्लास में कवर भी किया, आप लोग को पता होगा। और साथ में इस पर आरोप लगाए, 26 लोगों को आरोप लगाए जाते हैं। इसमें 1999 में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई रविंद्र रॉबर्ट पेस और राजकुमार को, और साथ ही साथ 3 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई थी, नलिनी को, पेरारीवलन को और मुरुगन को। तो ध्यान रखिएगा 4 इनको आपको मौत की सज़ा सुनाई गई थी। और साथ ही साथ जो राजीव गांधी की पत्नी वर्तमान सोनिया गांधी, उनके द्वारा नलिनी की मौत की सज़ा को उम्र कैद में कर दी गई थी, और राज्यपाल वहाँ के तमिलनाडु के थे, उनके द्वारा याचिका दायर की गई थी, और राज्यपाल जो थे उस पर निर्णय लिए थे। तो ध्यान रखिएगा, चीज़ें यहाँ से चीज़ों को अपडेट कर लेना है। बाकी चीज़ें फर्स्ट में मैंने कवर भी किया है आप लोगों को, और क्षमादान की शक्ति है तो उस पर आपको कवर करना। देखिए आरक्षण का विधानसभा में बिल पारित कर दिया गया। झारखंड का जो आरक्षण था 77% अब आरक्षण मिलेगा। तो जैसे क्षैतिज जो आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो दिया जाता है आरक्षण, उसके संदर्भ में ये बात की जा रही है। केंद्र सरकार तो देती ही देती है, साथ में राज्य सरकार भी अपने स्तर पर आरक्षण देती है। तो इस पर मैंने आरक्षण के मुद्दे के दिन सारे स्टेट के जो आरक्षण नीति है उस पर मैंने चर्चा किया था। तो उस वीडियो को देखना, उसका लिंक मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग चीज़ों को कवर कर लें वहाँ से। देखिए होता क्या है ना,
अब एक ही न्यूज़ को दोबारा पढ़ना उचित नहीं लगता है ना। आप उस न्यूज़ को एक बार देख लीजिए और उससे संबंधित नए अपडेट को कवर कर लेना है, ताकि हमारा भी समय बचे और महत्वपूर्ण टॉपिक हमसे छूटे भी नहीं। तो ये सब चीज़ें आगे हम लोग बात करेंगे। 1932 का खतियान मैंने उस दिन भी चर्चा किया था। झारखंड में जो विधानसभा जो अपडेट किया है आरक्षण को लेकर, 1932 का खतियान को स्थानीय नीति की आधार माना और उसके संदर्भ में बातें की गई है। तो उस दिन भी मैंने सारे चर्चा इस पर कर दिया हूँ। जो अपडेट है इसे मैं आपको, जब पेपर आपको मिलेगा उसमें से की पॉइंट अंडरलाइन किया उसे कवर कर लेना, ताकि जो पहले का वो भी सेम टू सेम आपका रिकॉल हो जाए। इसमें कुछ खास नहीं, देखिए राज्य की शक्ति होती है, इस पर कोई विवाद भी किसी को नहीं होना चाहिए, पर आरक्षण को एकमात्र रोजगार का कारक नहीं समझ लेना चाहिए। सभी राज्यों को, मैं जब आपको पॉलिटी कवर करूंगा ना, वहाँ पर मैं बताऊंगा क्या आरक्षण रोजगार का एक साधन है या एक साधन मात्र है। उस टॉपिक में यह मैं आप लोगों को स्पष्ट करूंगा कि वर्तमान सरकार या पहले की सरकार रोजगार देने के लिए आरक्षण को किस रूप से देखा है। आरक्षण दे देना रोजगार होता है, रोजगार के साधन के विकल्प डेवलप कर देता है, या इसका निहत्ताएँ और भी एस्पेक्ट को जन्म दे देता है। तो उस पर हम लोग चर्चा पॉलिटी वाले क्लास में करेंगे, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा, सारे एस्पेक्ट को कवर कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आर्टिकल, देखिए अब जलवायु परिवर्तन से जूझने का समय। यह आर्टिकल उसी संदर्भ में है जिससे पहले मैंने लगातार चर्चा किया हूँ, लक्ष्य को बात किया। कोप जो सम्मेलन हुआ है उसमें जो लक्ष्य की बात की गई, सारे एस्पेक्ट उसी को कवर कर रहा है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। सभी चर्चाएं पहले की जा चुकी है, बस आपको डाटा यहाँ से कुछ कलेक्ट कर लेना। जैसे भारत COP 27 के एक विशिष्ट क्लब में शामिल है, जैसा मैंने आपको बताया भी है। 20 देशों के समूह में जिन्होंने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को घटाने की दिशा में संशोधित योजनाएं पेश किया है। अगस्त 2022 में भारत अपनी GDP के संदर्भ में बातें लक्ष्य रखा है। पंच तत्व जो आप लोगों को मैंने बताया था COP 26 में भारत ने जो जारी किया, उसे आप लोग याद रखिएगा अगले 2 से 3 साल के लिए। वो लगातार उससे प्रश्न आपको कवर करेगा। जो 25 में हमारे जो स्टूडेंट हैं कानपुर के, उनके लिए ये बात बोली जा रही है। एक इलाहाबाद की हैं, एक गोरखपुर के हैं और एक दुमका की हैं। जो 2025 में एग्ज़ाम देंगी उनके लिए बात हो रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हैं इसे, तो आप ध्यान रखिएगा इसको, पंच तत्व को जो मैंने आप लोगों को COP के सेक्शन में कवर किया था उसे याद रखिएगा आप लोग। बाकी स्टूडेंट हैं तो इनके 1-2 साल में तो ये नज़र रहेगा ही, पर 2-3 वर्ष तक यह टॉपिक आपको काम देगा पंच तत्व, जिसमें भारत सरकार ने आपको लक्ष्य निर्धारित किया है 5 लक्ष्य। तो इसी में आपको चर्चा सारी चीज़ें की गई है, तो आपको इसके देख लेना, कवर कर लेना है। बाकी चीज़ें नहीं यहाँ पर है, बाकी चीज़ें वही हैं जो मैं पहले ही आप लोगों को एनालिसिस कर चुका हूँ। बार बार एक ही चीज़ क्यों पढ़िएगा, बस खाली समय में आप एक बार इसे सिरसिरी नज़र से देख लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। देखिए इतना ही है आज की न्यूज़ में, और कुछ खास नहीं है। एक न्यूज़ बस आपको यहाँ से कवर करना, मैं नीचे अंडरलाइन किया हूँ, उसे देख लेना है। अफगानिस्तान में आतंकी समूहों की निगरानी बनाए रखे UN बोल रहा है, UN भारत बोल रहा है UN में। तो ये सब चीज़ें आपको अपडेट रहना, कब क्या बोलता है भारत अपने पड़ोस नीति के संदर्भ में। तो अफगानिस्तान में जो हालिया घटनाक्रम हुआ ना, उसकी बात कर रहा है। क्योंकि देखिए मैं उस दिन चिंतित था कि जो लोकतंत्र का पैरोकार जो देश बोलते हैं ना, किस प्रकार किसी देश को अस्थिर स्थिति में छोड़कर जा सकते हैं, उसकी पराकाष्ठा उस दिन मैंने देखा। देखिए पहले मैं सुना था ना वियतनाम के मामले में, उसे देखा तो लाइव देखा नहीं था ना, वीडियो एनालिसिस में देख सकते हैं। वर्तमान आपके साथ जो चीज़ें घटती हैं उसको आपको जीवन भर नहीं आप भूल सकिएगा। जैसे तालिबान का मामला था, हालांकि उससे पहले बहुत से ऐसे मामले जहां अमेरिका ने दगा दिया देशों को, पर हम लोग लाइव देख रहे थे अफगानिस्तान के मामले को, तो उसमें चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं पहले क्या जो बातें की गई थी कितना यथाशक्ति सही रहता है। तो सोच लीजिए लोकतंत्र के पैरोकार देश कैसे किसी देश को अराजक की स्थिति में छोड़ सकते हैं, उसकी पराकाष्ठा अफगानिस्तान के मामले में देखने को मिला था। उसी संदर्भ में आप लोग ध्यान रखिएगा कि वर्तमान जो स्थिति अफगानिस्तान में है
उसमें यूएन को इसने बोला कि निगरानी रखने का ज़रूरत है आतंकी समूहों पर, जहां पर चीज़ें इस तरफ से कुछ नए अपडेट उभर कर आएंगे हालिया दिनों में। तो जो अपडेट अभी आएंगे ना, उस पर हम लोग आने वाले समय में चर्चा करें। वर्तमान में बस क्या है, नज़र रखना है जो चीज़ें भारत किया, नोटिफाई किया है उसको। चलिए नेक्स्ट हो गया आज का न्यूज़ एनालिसिस समाप्त। कल हम लोग फिर एक नए न्यूज़ एनालिसिस के साथ आएंगे और बेहतर तरीके से आएंगे और बेहतर तरीके से कवर भी करेंगे। तब तक के लिए आप लोग युक्ति आई इसको सपोर्ट बनाए रखिए। न्यूज़ एनालिसिस का जो की पॉइंट वाला सेक्शन है उसे ज़रूर परचेज कीजिए सारे लोग, और ऐप डाउनलोड करके सारे फैसिलिटी को आप लोग देखिए क्या वहाँ पर दिया जा रहा है क्या नहीं दिया है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।